प्राइम टाइम न्यूज को पेश करने में ताउन किया है इनसाइट इंटरनेशनल स्कूल हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। कांग्रेस हाईकमान की जानिब से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और सीनियर वज़रा को दिल्ली तलब किए जाने का इम्कान। मुख्तलिफ तनाज़ात और रियासती वज़रा के दरमियान बाहमी ताउन पर वज़ाहत तलबी मुतवक्को। तेलंगाना में सीएम का मतलब कोल माफिया में तब्दील हो गया। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने पार्टी वक्त के साथ गवर्नर से की चीफ मिनिस्टर के खिलाफ शिकायत। पार्टी इनहराफ मामले में रुकन असम्बली डी नागेंद्र को स्पीकर असम्बली की नोटिस। 30 जनवरी को हाजिर होने की दी हिदायत। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार तैयार हादसे में हलाक। हादसे में मजीद 5 अफराद की भी मौत। अजीत पवार की मौत पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और दीगर कायदीन का इजहार अफसोस। अरकान खानदान से किया इजहार ताज़ियत। मुल्क में कोई महफूज नहीं। अजीत पवार तैयारा हादसे की मुकम्मल और शफाफ जांच की जाए। मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का दो टोक रद्द-ए-अमल। पार्लियामेंट का बजट इजलास सदर द्रौपदी मुर्मू के लोकसभा राज्यसभा के मुश्तरका इजलास से खिताब के साथ शुरू। 29 जनवरी को इक़्तिसादी सर्वे पेश किया जाएगा। और हाफिज इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की जानिब से फ़लस्तीनियों के हथियार छीनने वाला बयान काबिल मज़म्मत। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास के क़ायद सुहेल हिंदी का रद्द-ए-अमल। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसील शुरुआत करेंगे। अहम खबरों से कांग्रेस हाईकमान की जानिब से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को सीनियर वज़रा के साथ नई दिल्ली तलब किए जाने का इम्कान है ताकि हालिया दिनों में हुकूमत के मुख्तलिफ तनाज़ात पर वजाहत मांगी जा सके। सिंगारनी कॉलेज के कोल ब्लैक अलाटमेंट टेंडर और आउटर रिंग रोड के अंदरून हदूद में वाक़ सनतों को मुंतकिल करते हुए अराजी की रिहाइश के अगराज के लिए मुंतकिली जैसे फैसलों पर अपोजिशन ने हुकूमत को तनकीदों का निशाना बनाया और बेकायदगी के इल्ज़ामात लगाए। इसके अलावा रियासती वज़रा के दरमियान तालमेल की कमी और पंचायत चुनाव में पार्टी के गैर इत्मीनान बख्श मुजाहरे पर भी हाईकमान वजाहत तलब कर सकता है। रेवंत रेड्डी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। तवक्को है कि 2 फरवरी को वापस हो जाएंगे और उसके बाद कांग्रेस क़यादत से उनकी मुलाकातें होंगी। इस दौरान सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने भी कहा कि रेवंत रेड्डी के दौरे अमेरिका से वापसी के बाद कांग्रेस हाईकमान से ताज़ा सूरत हाल पर बातचीत मुतवक्को है। उन्होंने डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का के साथ 3 वज़रा की मुलाकात के हवाले से मीडिया में फैलाई जा रही अफवाहों को गुमराहकुन करार दिया। उन्होंने कहा कि जो मुलाकात अलल ऐलान हुई है उसे राजदाराना करार देना अफसोसनाक है। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि चीफ मिनिस्टर की गैर मौजूदगी में डिप्टी सीएम के साथ वज़रा की मुलाकात में कोई कबाहत नहीं है। సార్ ముఖ్యమంత్రి గారు విదేశాల్లో ఉన్నప్పుడు ప్రస్తుతం భట్టి విక్రమార్క గారితో నలుగురు మంత్రులు సమావేశం అయ్యారు. ఈ సమావేశాన్ని ఎట్లా చూస్తారు? ఈ అంశాలపై ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు విదేశాల్లో ఉన్నప్పుడు పరిపాలన విషయంలో మంత్రుల సమావేశం తప్పేమీ లేదు. భట్టి గారు ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి పరిపాలన విషయంలో समावेशन జరిపినారని అనుకుంటా ఉన్నాం। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने कहा कि तेलंगाना में सीएम का मतलब कोल माफिया में तब्दील हो गया। बीआरएस के वफद ने लोक भवन पहुंचकर गवर्नर जिष्णु देवर्मा से मुलाकात की है। सिंगारेनी कॉलेज में मुबैना कोल स्कैम की जामे जांच का मुतालबा किया। तहरीरी यादाश्त भी पेश की। बाद में मीडिया से बातचीत में केटीआर ने कहा कि सिंगारेनी में बड़े पैमाने पर लूट मार की जा रही है। उन्होंने कहा कि जैसे ही मुबैना स्कैम के शवाहिद सामने आए हुक्मरान जमात कांग्रेस में बेचैनी पैदा हो गई और अवाम की तवज्जो दूसरे मसाइल की जानिब मसरूफ करने की कोशिश की जा रही है। जो सिंगरेनी है जिसमें 51% स्टेक तेलंगाना गवर्नमेंट की और 49% स्टेक जो भारत सरकार की है, पब्लिक सेक्टर कंपनी, इसमें आज बहुत बड़ा घोटाला किया जा रहा है। जो चीफ मिनिस्टर यहाँ के हैं रेवंत रेड्डी, उनके खुद के ब्रदर इन लॉ सृजन रेड्डी करके हैं, उनके लीडरशिप में आज इतनी बड़ी घोटाला हो रहा है। जिसमें जिस सिंगरेनी में इससे पहले जब टेंडर बुलाया जाता था -7, -15, -22% पे एस्टिमेटेड कॉस्ट से कम टेंडर मिलता था, आज वहीं पे आज प्लस टेंडर +22, +25, +30% टेंडर दिया जा रहा है। किसके लिए दिया जा रहा है, किसके लिए काम किया जा रहा है? साइट विजिट सर्टिफिकेशन, जिसमें अगर
कोई झारखंड का हमारा भाई आके यहाँ पे अगर टेंडर डालना चाहता है तो उस पर पाबंदी लगा के, उसको डरा के, धमका के, उसको फोन करके, उसको सर्टिफिकेट नहीं देके आज जो उनको नहीं पार्टिसिपेट करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, किसकी बेनिफिट के लिए ये काम किया जा रहा है, किसके लिए घोटाला किया जा रहा है, इस बात को लेकर हम आज गवर्नर सर को पूरे सबूत के साथ हमने उनको एक चिट्ठी, उनको एक रिक्वेस्ट दिया है। साथ ही साथ सोलार में भी जो स्कैम हुआ है यहाँ पे सिंगरेनी के अंदर, जबकि पूरे हिंदुस्तान में 1 मेगावाट का खर्चा आज होता है 2.5 करोड़ या 3 करोड़, यहाँ तेलंगाना में जब सिंगरेनी टेंडर बुलाती है उसका खर्चा होता है 7 करोड़। ये क्यों हो रहा है सिंगरेनी में, ये भी इसके बारे में भी तहकीकात करने के लिए हमने गवर्नर सर से रिक्वेस्ट किया। गवर्नर सर को हमने सारे डिटेल दिया और उम्मीद करते हैं और रिक्वेस्ट भी हमने यही किया कि सर आप चाहे आप सीबीआई की इंक्वायरी बुला लो या एक सिटिंग जज की कार्रवाई करें, पर इसमें जो घोटाला हो रहा है इसका पूरा डिटेल तेलंगाना और हिंदुस्तान के अवाम के सामने आपको लाना चाहिए। और इस घोटाले को, और यहाँ जो कांग्रेस की जो सरकार है, इनकी जो जुल्म है आज सिंगरेनी वर्कर्स के खिलाफ, अगर आप देखेंगे सिंगरेनी में जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फंड होता है उसमें से 10 करोड़ लेके यहाँ पे फुटबॉल मैच खेला जाता है। तो ऐसी जो काम आज, ऐसी जो हरकत आज यहाँ की सरकार कर रही है, इसके खिलाफ हमने आवाज उठाया, प्रेस मीट किया, धरना भी हमने किया। पूरे सिंगरेनी कोल बेल्ट में हमारी TBGKS के लीडरशिप में हमने यहाँ पे भी आज गवर्नर सर के सामने भी ये प्रस्ताव रखा कि आप इंसाफ करिए। अगर आप इंसाफ नहीं करते तो हमें और बड़ा एजिटेशन कोल बेल्ट में लाना होगा, क्योंकि हमारी सिंगरेनी जो एजेंसी है इकलौती ऐसी पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो प्रॉफिटेबल है और जो 70,000 हमारे भाइयों को, बहनों को यहाँ रोजगार देती है। और ऐसी कंपनी के साथ अगर कोई खिलवाड़ करता है, कोई ऐसे नाइंसाफी करता है, उनको हम नहीं छोड़ेंगे, उनके पीछे पड़ेंगे और जरूर पूरी तेलंगाना जनता को हम जब तक अवेयर नहीं करेंगे इस मामले में, तब तक इस मुद्दे को नहीं छोड़ेंगे। ये बात हमने उनको कहा। सर आपने और उधर दूसरी जानिब कांग्रेस एमएलसी वेंकट बालमोहन ने केटीआर के इल्जामात को गलत ठहराया। उन्होंने कहा कि बीआरएस दफ्तर को ड्रामा दफ्तर करार देने की जरूरत है। आइए देखते हैं वेंकट बालमोहन का ये रद्द-ए-अमल। కేటీఆర్ గారు నేను సూటిగా అడగదలుచుకున్నా, సైట్ విజిట్ అనేది మీరు ఏదైతే మాట్లాడుతుండ్రో ఈ టెండర్ డాక్యుమెంట్ కోల్ ఇండియా మైనింగ్ వాళ్ళు రిలీజ్ చేసిన టెండర్ డాక్యుమెంట్, ఈ టెండర్ డాక్యుమెంట్ లో పాయింట్ నెంబర్ 6 దీంట్లో కూడా సైట్ విజిట్ అనేది ఉంది. దీనిపైన ఆల్రెడీ మా డిప్యూటీ సీఎం గారు, దానికి సంబంధించిన శాఖ మంత్రి గారు మన ఎవిడెన్సెస్ కూడా ప్రెస్ కూడా రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. ఈ సైట్ విజిట్ అనే ప్రక్రియ, ఈ ప్రొసీజర్ గతంలో కూడా అనేకమైన టెండర్స్ లో ఇది పెట్టడం జరిగింది. ఇది కేవలము 2019-21 లో కూడా అనేకమైన టెండర్స్ అప్పటికెళ్ళి ఇప్పటి వరకు హెచ్పిసిఎల్ కానీ, రైల్వే కానీ, హిందుస్థాన్ కానీ, కోల్ ఇండియా కానీ అనేక సంస్థలు పిలిచిన టెండర్లో ఈ సైట్ విజిట్ అనే ప్రక్రియ అనేది ఇప్పుడు కొత్తగా తెచ్చి పెట్టింది అది కాదు. అది సాధారణంగా ఉండేదే. ఒక పని చేసినప్పుడు దానికి నిజంగా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా లేదా పరిగణలోకి తీసుకునే ఒక పాయింట్ అది. గతంలో కూడా టీఆర్ఎస్ హయాంలో కూడా ఈ పాయింట్ అనేది ఉండే కొన్ని టెండర్లలో. ఆలోచన లేకుండా ప్రజల్ని మభ్యపెట్టడానికి అబద్ధపు మాటలు మాట్లాడుతూ నోటికి వచ్చినట్టు విచ్చలు విడిగా ఏది పడుతుంది చూపించి చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కేటీఆర్ గారు మీరు ఆడే డ్రామాలకి మీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆఫీస్ని బీఆర్ఎస్గా తీసేసి కేడీబీ అని పెట్టుకోండి, కల్వకుంట్ల డ్రామా భవన్. ఇక మీ బతుకు దానికే. ఇక మీరు మొత్తం కూడా మీ జీవితకాలం ఇదే డ్రామాలు ఆడుకుంటూ మీ కుటుంబం బతకాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. ఇక అది బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆఫీస్ కాదు, కేడీబీ కల్వకుంట్ల డ్రామా భవన్. ఈ కేడీ గాన్లు ప్రతిరోజు ఏదైతే మీ కుటుంబం కూడా ఇంకా ఈ డ్రామాలు వేసుకుంటా బతకాల్సిన పరిస్థితే ఉంది. సిగ్గు లేకుండా ఒక విషయం పైన మీరు ఆరోపణ చేసినప్పుడు బాధ్యతతోటి, చిత్తశుద్ధితోటి మా డిప్యూటీ సీఎం గారు దానిపైన 2 సార్లు వివరణ ఇవ్వడం జరిగింది. యాజ్ ఎ డిప్యూటీ సీఎం ప్రజలకి జవాబుదారీతనంతో ఉండాలి. మీరు తప్పుల్ని ప్రచారం చేస్తారు కాబట్టి వారు సిస్టమ్ ప్రకారంగా, ప్రొసీజర్ ప్రకారంగా వారు ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. तेलंगाना असेंबली स्पीकर ने कांग्रेस एमएलए दानम नागेंद्र को नोटिस जारी किया। इस महीने की 30 तारीख को इंक्वायरी के लिए पेश होने की हिदायत दी। आजरे के बीआरएस एमएलए पी कौशिक रेड्डी ने दानम नागेंद्र के खिलाफ नाअहली की दरखास्त दायर की थी, जिस पर स्पीकर ने ये नोटिस दानम नागेंद्र के लिए जारी की है।
शहरी हवाबाजी का मरकजी वज़ीर राममोहन नायडू ने हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर विंग्स इंडिया 2026 का इफ्तिताह किया। विंग्स इंडिया मुल्क की तरक्की को दुनिया के सामने दिखाने के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। वज़ारत शहरी हवाबाजी के मुताबिक ये तकरीब हिंदुस्तान के आलमी हवाबाजी का मरकज़ बनने के अज़ाइम का इजहार है। मरकजी वज़ीर राममोहन नायडू ने मीडिया से बातचीत की और दावा किया कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत में हिंदुस्तान शहरी हवाबाजी में गैर मामूली तरक्की कर रहा है। आइए देखते हैं उनका ये बयान। Very good morning to all of you. I am right now at the Begumpet Airport in Hyderabad and we have officially inaugurated the Wings India 2026. This is the most important civil aviation summit that we do every 2 years, and this is one of the biggest in the Asia subcontinent also. And we are very proud to be hosting this kind of event from the Ministry of Civil Aviation. And we would also like to thank the government of Telangana for supporting and having us here. And this time the Wings India show, what we are confident to showcase is the strength of India in the field of civil aviation, especially in the manufacturing sector. You have all seen how the demand and the growth has been in the area of civil aviation. We have doubled the airports, we have doubled the passenger growth, we have doubled the aircraft fleet that we have over the last 10 years, thanks to the visionary Prime Minister Honorable Shri Narendra Modi ji and the kind of reforms that he has brought in civil aviation, especially the UDAN scheme. But what we are trying to do right now and for the next decade that is going to come is to improve the manufacturing ecosystem in the country. We feel that the manufacturing ecosystem is to cater for the domestic demand that is going to grow in the next coming 10 to 20 years. But also this can be a place, India can become a place for global exporter also, for aviation, its components and its products. And that is what we are trying to showcase, and the summit is going to revolve around that majorly. And today we have also inaugurated the display of aircrafts. What you are seeing right now is the first 787-9 series Boeing aircraft which has been specifically fitted for Air India. And this is the first delivery that has been done. And you all know that one of the major bottlenecks that we have in the aviation is the availability of aircrafts. We have lot of orders being given to let it be Boeing or Airbus, and the deliveries are just starting from this year. So I am very confident that in the coming year, with the coming of these aircrafts which are very specifically designed for Indian passengers, Indian consumers, that is going to give a lot of confidence to the aviation sector also. I have just checked the interiors also. They have been very specifically designed, very well done and of global standards. दफ्तर रोजनामा सियासत हैदराबाद के अहाते में सियासत हब फाउंडेशन की जानिब से आज जौम मेले का इनेकाद अमल में लाया गया। MLC आमिर अली खान और दीगर कई शख्सियात ने इस प्रोग्राम से खिताब किया और तलबा को तकर्रुरातनामे भी हवाले किए। उर्दू जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया हैदराबाद की जानिब से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नेशनल जर्नलिज्म एक्सेलेंस अवार्ड तकरीब 29 जनवरी बरोज़ जुमेरात प्रेस क्लब बशीरबाग हैदराबाद में 2 बजे दोपहर मुनक़िद होगी। मुख्तलिफ शख्सियात इस प्रोग्राम से खिताब करेंगी। अदाबर्ज़ मैं मिर्ज़ा फारूक बेग, ख़वाबी सदर यूनाइटेड जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया, आप शेख मोहम्मद सूफ़ी साहब, नेशनल जनरल सेक्रेटरी यूनाइटेड जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया जनाब M.A. खुद्दूब साहब, वाइस प्रेसिडेंट यूनाइटेड जर्नलिस्ट काउंसिल, आपसे ये कहने के लिए आज सामने आए हैं, आपसे मुखातिब हो रहे हैं कि यूनाइटेड जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया की जानिब से 29 जनवरी 2 बजे दिन बामुकाम प्रेस क्लब बशीरबाग में भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक्सेलेंस जर्नलिज्म अवार्ड दिया जा रहा है, जिसमें मेहमान खुसूसी और मेहमान ख़ास की हैसियत से शोबे सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाली मुज़्ज़िज़ शख्सियतें शिरकत करेंगी। और इस मौके पर उर्दू, हिंदी, तेलुगु, अंग्रेज़ी अखबारात, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक़ रखने वालों को अवार्ड दिया जाएगा। और इस मौके पर यूनाइटेड जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया की मरकज़ी, रियासती और सिटी कमेटी की तश्कील भी अमल में आएगी। हमारी आप तमाम से ख़ुसूस मीडिया बरादरी से अपील है कि इस प्रोग्राम के कवरेज के लिए मुकर्ररा वक्त पर तशरीफ़ लाए। शुक्रिया। राजाना सिलसिला ज़िला के गंभीरावपेट में रियासती हुकूमत की जानिब से अक़लियती ख़वातीन के रोज़गार को फ़रोग़ देने के मकसद से मुस्तहिक़ ख़वातीन में इस्लाही मुशरों की तक़सीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में सदर-नशीन तेलंगाना वक्फ़ बोर्ड अज़मतुल्लाह हुसैनी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। हमारे नुमाइंदे आसिफ अली सादत के मुताबिक अज़मतुल्लाह हुसैनी ने गंभीरावपेट को अपना आबाई गाँव करार देते हुए मंडल की हमजहत तरक्की के लिए तमाम हर मुमकिन ताउन का
यकीन दिलाया। ऑफिशियली मैं सबके सामने बोल रहा हूँ कि आप मेरे से कुछ इंडिविजुअल काम है तो लीजिए, कम्युनिटी का काम है तो लीजिए, डेवलपमेंट का काम है तो लीजिए। मैं बिना किसी सोच के, बिना किसी और कोई आप लोगों से उम्मीद रखते हुए मैं जो भी वेलफेयर काम यहाँ पर रहेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। पहले भी था, अभी भी था, और कभी मैं यहाँ पर मेरे खास तौर पर गंभीरवापेट मंडल में कभी नहीं सोचा कि आने वाला कौन सी कम्युनिटी का है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का है। जो मेरे पास प्रॉब्लम होता, मैडम गंभीरवापेट डे 1 के लिए अंदर को మెసేజ్ ఇచ్చాను. నా దగ్గర వచ్చేటోళ్ళు ఎలాంటి నేను కుల మతాలు చూడను, పొలిటికల్ పార్టీ చూడను. అక్రాస్ ద పొలిటికల్ పార్టీస్ లైన్ మీరు నా దగ్గర రండి. నేను ప్రతి ఒక్కరికి నేను ఇక్కడ హైదరాబాద్కి వెళ్ళి గంభీరవాపేట్కి వెళ్ళి హైదరాబాద్ వస్తే నేనే స్వయంగా సెక్రటరీకి పోయి ఫాలోఅప్ చేసి పని చేయిస్తాను. వీళ్ళు ఎలా తీసుకుంటారనేది వీళ్ళ మీద బాధ్యత. కాబట్టి అవి मैडम भी बोले इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के है मैडम, ये ऑलरेडी भी प्रपोज वन माइनॉरिटी स्किल सेंटर गुరించి కూడా माइनॉरिटी के लिए एक स्किल सेंटर के लिए भी स्किल सेंटर के लिए भी हम एक प्रपोजल रखे हैं. जैसा उसके लिए एक जगह बताने का था, तो जैसा मस्जिद के लिए भी जो सामने के शटर्स बनेंगे, पीछे का जो रूम रहेगा खवातीन के लिए और बच्चों के लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए एक सेंटर भी वहाँ पे कायम होगा, ताकि आपको वहीं पर एम्ब्रॉयडरी का काम सिखाएंगे, बटन्स का काम सिखाएंगे, पूरा मशीन डाल के 20-25 लाख के मशीन से वो मशीन्स वहाँ पे शिफ्ट लेकर आके एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी वहाँ पर हम कायम करेंगे. बस ये है कि और बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार का तैयार हादसे का शिकार हो गया। तफसीलात के मुताबिक महाराष्ट्र के बारामती में लैंडिंग की कोशिश के दौरान ये क्रैश हो गया, जिसमें अजीत पवार की मौत हो गई। हादसे के बाद तैयारे में एनसीपी के सीनियर कायद अजीत पवार, उनके सिक्योरिटी मुलाजमीन, पायलट समेत कुल 6 अफराद सवार थे। बारामती में मौजूद अजीत पवार के करीबी साथी किरण गुजर ने, जो मुकामी हॉस्पिटल में मौजूद थे, बताया कि अजीत पवार समेत तमाम 6 अफराद मुर्दा हालत में लाए गए। अजीत पवार जिला परिषद इलेक्शन से कबल बारामती में 4 अवामी जलसों से खिताब के लिए जा रहे थे कि इस दौरान ये अलमनाक हादसा पेश आया। ऐनी शाहिदीन ने इस हादसे पर रोशनी भी डाली। क्या कहेंगे, ये हादसा हुआ आपने खुद देखा है? आंखों से देखा है। बहुत दुख भरी, दर्द भरी घटना है ये। हमने देखा कि एयरप्लेन जब नीचे आया था ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा, ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैप हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका ज़बरदस्त। स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए, पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को, और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका, और उसके बाद बहुत लोग आ गए और उसने निकालने की कोशिश की, लेकिन बड़ी आग लगी, उसके कारण कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन सब आ गए। तब बाद में उसको उसमें आजिदा था। ये हमारे लिए बहुत शौक की बात में है कि हमें बता नहीं सकते हम बात में ऐसा, लेकिन हमने देखा है कि पायलट ने भी ट्राई किया होगा कि लैंडिंग करने का, लेकिन लैंडिंग हुआ नहीं है। ये बहुत शौक वाली घटना है। हमने देखा पूरा एक नीचे आ रहा था, ट्रैप पे आ रहा था, ट्रैप के नज़दीक 100 फुट से नज़दीक आके गिर गया है। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। Inside International School Rajendra Nagar branch welcomes you, where our goal is to deliver the finest holistic education with an Islamic orientation for every student. Our newly constructed building provides the state-of-the-art facilities for learning. With the Cambridge pathway, we prepare students for life, nurturing informed curiosity and a lifelong passion for learning. We weave Islamic manners, values and moral ethics into daily congregational prayers and activities. Join us for a complete holistic development of your child. सियासत टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। प्रियंका गांधी ने भी अजीत पवार की मौत पर अफसोस जाहिर किया और कहा कि अजीत पवार और दीगर अफराद के इंतकाल की खबर इंतहाई दुख भरी है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने डिप्टी सीएम के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया और ताज़ियत पेश की और उन्हें आवाम का कायद करार दिया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और जमीन से जुड़े हुए जननेता श्रीमान अजीत दादा पवार, इनका एक विमान के एक्सीडेंट में बहुत ही दुखद निधन हुआ है।
इसकी वार्ता आने के बाद समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे और हम दोनों ने साथ में काफी संघर्ष का काल भी देखा है और अब दृढ़ता के साथ महाराष्ट्र के विकास में जब वो योगदान दे रहे थे और एक बहुत लंबी पारी वो खेलेंगे ऐसी परिस्थिति थी, ऐसे समय उनका निकल जाना मैं ऐसा मानता हूं कि इसके लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है और उनके परिवार पर और उनका जो बृहद परिवार है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके पदाधिकारी कार्यकर्ताओं पर ये जो दुख आया है ये सहना बहुत कठिन है। इस दुख की बेला में हम सब लोग उनके साथ में हैं। अभी जो उनका परिवार है वो जब बारामती पहुंचेगा उसके बाद उनसे चर्चा करके आगे की सारी चीज़ें ज्ञात की जाएगी। मैं उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे हम सभी लोग अभी कुछ समय में बारामती जाएंगे और उसके बाद आगे की चीज़ें आप तक हम पहुंचाएंगे। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने अजित पवार की हलाकत पर गहरे रंज का इजहार किया और उनके अरकान खानदान के साथ ताज़ियत का इजहार किया। आइए देखते हैं उनका ये रद्द-ए-अमल। मिनिस्टर श्री अजित पवार जी आज चार्टर्ड फ्लाइट के क्रैश के कारण आज एक्सीडेंट में देहांत हुआ। मैं तेलंगाना का जनता की ओर से, मेरा मिनिस्ट्री की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। एक देश के लिए, महाराष्ट्र का विकास के लिए साहस से निर्णय लेकर राजनीति में खड़ा हुआ व्यक्ति है और कभी भी किसके सामने झुका नहीं। वो महाराष्ट्र विकास होना चाहिए, महाराष्ट्र के गरीब लोगों को सेवा करना चाहिए, ऐसे निर्णय लेकर वो काम किया है। और अजित पवार के कारण अजित पवार जी का परिवार का हो, उनका खुद का पार्टी का हो, महाराष्ट्र के लिए भी हो और एनडीए के लिए भी बहुत नुकसान है। मैं उनका परिवार को साहस देने के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, उनका आत्मा को शांति दे। मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कहा कि मुल्क में कोई महफूज नहीं। उन्होंने अजित पवार तैयार हादसे की मुकम्मल और शफाफ जांच के हवाले से तहकीकात पर जोर दिया है। मैसेज ऑफ अजित पवार, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, he died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. Maybe he's from the opposition. Now he's from the opposition. But tomorrow he's supposed to join the original force of their party. My condolences to the family, Maharashtrian people.
पार्लियामेंट का बजट इजलास आज सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की लोकसभा और राज्यसभा के मुश्तरका इजलास से खिताब के साथ शुरू हुआ। पार्लिमानी अमूर और अक़लियती अमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने कहा कि हम विकसित भारत के लिए नतीजा खेज़ बजट इजलास के लिए पुरुमीद हैं। इजलास में 29 जनवरी को इक़्तिसादी सर्वे पेश होगा, जिसमें मईशत की मौजूदा सूरत हाल का जामे जायज़ा पेश किया जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने अपने खिताब में हुकूमत की तरजीहात का जिक्र किया। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास के कायद सोहेल हिंदी ने ख़ाब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की जानिब से फ़लस्तीनियों के हथियार छीन लेने के ऐलान का जवाब दिया और कहा कि मुज़ाहमती हथियार बराह रास्त क़ाबिज़ इसराइल की मौजूदगी से जुड़े हैं और ये फ़लस्तीनी कौम का एक जहती फ़ैसला है जो किसी भी हालत में ख़त्म नहीं हो सकता। नेतन्याहू की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये रद्द-ए-अमल सामने आया, जिसमें नेतन्याहू ने कहा था कि मौजूदा मरहले में उनकी तवज्जो हमास के पूरे गज़ा में हथियार छीनने पर मरकूज़ है और इस काम को किसी भी तरह मुकम्मल करेंगे, चाहे उसके लिए ताकत का इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े। हमास लीडर ने कहा कि उन्होंने नेतन्याहू के खिताब का कुछ हिस्सा देखा, उनकी बातें गुमराहकुन कहानी के सिवा कुछ नहीं है। इसराइली फ़ौज को एक अखलाकी और इंसानी फ़ौज के तौर पर पेश करने के मकसद से नेतन्याहू ने यह बयान दिया। उन्होंने वज़ाहत की कि हथियारों का मसला क़ाबिज़ इसराइल की हकीकत से जुदा नहीं किया जा सकता। हथियार एक कौमी मसला है, उस बारे में फ़ैसला फ़लस्तीनी धड़े और अवाम ने किया है। क़ाबिज़ इसराइल की मौजूदगी मुज़ाहमत के तसलसल को बुनियाद बनाती है। और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। कांग्रेस हाईकमान की जानिब से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और सीनियर वज़रा को दिल्ली तलब किए जाने का इम्कान। मुख्तलिफ तनाज़ात और रियासती वज़रा के दरमियान बाहमी ताउन पर वज़ाहत तलबी मुतवक्को। तेलंगाना में सीएम का मतलब कोल माफिया में तब्दील हो गया। BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने पार्टी वक्त के साथ गवर्नर से की चीफ मिनिस्टर के खिलाफ शिकायत। पार्टी इनहराफ मामले में रुकन असम्बली डी नागेंद्र को स्पीकर असम्बली की नोटिस। 30 जनवरी को हाजिर होने की दी हिदायत। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार तैयार हादसे में हलाक। हादसे में मजीद 5 अफराद की भी हुई मौत। अजीत पवार की मौत पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और दीगर कायदीन का इजहार अफसोस। अरकान ख़ानदान से किया इजहार ताज़ियत। मुल्क में कोई महफूज नहीं। अजीत पवार तैयारा हादसे की मुकम्मल और शफाफ जांच की जाए। मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का दो टोक रद्द-ए-अमल। पार्लियामेंट का बजट इजलास सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के लोकसभा और राज्यसभा के मुश्तरका इजलास से खिताब के साथ शुरू। 29 जनवरी को इक़्तिसादी सर्वे पेश किया जाएगा। और क़ाबिज़ इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की जानिब से फ़लस्तीनियों के हथियार छीनने वाला बयान काबिल मज़म्मत। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास के कायद सोहेल हिंदी का रद्द-ए-अमल। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़। प्राइम टाइम न्यूज़ को पेश करने में ताउन किया है इनसाइट इंटरनेशनल स्कूल हैदराबाद। Insight International School Rajendra Nagar branch welcomes you, where our goal is to deliver the finest holistic education with an Islamic orientation for every student. Our newly constructed building provides the state-of-the-art facilities for learning. With the Cambridge pathway, we prepare students for life, nurturing informed curiosity and a lifelong passion for learning. We weave Islamic manners, values and moral ethics into daily congregational prayers and activities. Join us for a complete holistic development of your child.